पार्ट 5 वहीं से शुरू होता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। ह्यून वू और हेन डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल निकलते हैं। रास्ते में हेन उसे साफ साफ वार्न करती है, कृपया मेरी हालत के बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। उधर हेन का भाई सचल किसी बड़ी गड़बड़ी में फंस चुका होता है। ग्रैंडपा उसे ऑफिस बुलाते हैं क्योंकि उसने कंपनी में एक भारी ब्लंडर कर दिया होता है। सचल काफी नर्वस था, लेकिन उसकी वाइफ दहाई उसे समझाती है और मोटिवेट करती है, डरो मत, जाओ और फेस करो। जैसे ही सचल ऑफिस पहुंचता है, ग्रैंडपा उस पर जमकर बरस पड़ते हैं। तुमने 8 बिलियन वॉन ज्यादा टैक्स भर दिया। तुम्हारा ब्रदर इन लॉ फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, उसका ध्यान कहां था। वो आगे कहते हैं, अगर ह्यूनवू समय रहते तुम्हारी गलती पकड़ नहीं लेता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। कभी तो अपनी बहन से कुछ सीखो। ग्रैंडपा की डांट सुनकर सचल को पैनिक अटैक आ जाता है और उसे बेड रेस्ट पर जाना पड़ता है। जैसे ही ये बात उसकी मां को पता चलती है, वो भागती हुई आती है और कहती है, लगता है ग्रैंडपा ने तुम पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल दिया। पर सचल का जवाब थोड़ा अलग होता है, ये सब ह्यून वू की वजह से है। वो हर चीज में इतना परफेक्ट क्यों है। धाई उसे डिफेंड करती है, माफ करना, गलती मेरे भाई से हुई थी। लेकिन सचल फिर भी कहता है, उसकी कोई गलती नहीं थी, ये तो बस एक छोटा सा मामला था। ह्यून वू चाहता तो ग्रैंडपा को बिना बताए ये सॉल्व कर सकता था। ये सुनकर उसकी मां को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा ह्यून वू से बात करने ऑफिस पहुंच जाती है। इधर हॉस्पिटल में हेन का दोबारा चेकअप होता है और रिपोर्ट फिर वही आती है, रेयर ब्रेन ट्यूमर। ह्यून वू डॉक्टर से पूछता है, क्या मतलब है इसका? क्या हेन के पास सिर्फ 3 महीने हैं? डॉक्टर जवाब देता है, एग्जैक्टली कितने दिन हैं ये कहना मुश्किल है। ह्यून वू थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आपके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है तो आप तो बता सकते हैं ना। हेन बार बार 3 महीने वाली बात सुनकर इरिटेट हो जाती है और कहती है, बस करो अब, मैं अकेले जा रही हूँ। वो हॉस्पिटल से बाहर आती है। रास्ते में एक और मरीज को देखकर वो सोच में पड़ जाती है, लेकिन खुद से कहती है, मैं उनसे अलग हूं, मैं ठीक रहूंगी। ऑफिस पहुंचते ही उसे सरप्राइज मिलता है। उसकी मां वहां ह्यून वू से मिलने आई होती है। ह्यून वू उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। आप यहां? मां गुस्से में चिल्लाती है, क्या जरूरत थी तुम्हें सचल के मामले में दखल देने की? हेन बीच में बोलती है, ह्यून वू ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, और वैसे भी हमारे पास ऐसे मामलों के लिए वक्त नहीं है। हेन सोचती है कि अब उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बता दे, लेकिन खुद को रोक लेती है। कहती है, मैं अभी एक बहुत सीरियस मैटर में बिजी हूं। मां कहती हैं, तुम्हारी वजह से सचल को पैनिक अटैक आया है। हेन जवाब देती है, आप बहुत डर गई होंगी ना, लेकिन मैंने भी कहा ना, मेरे साथ भी कुछ सीरियस हुआ है, जानना चाहेंगी? मां ताना मारते हुए कहती हैं, तुम तो खुद ही सब सुलझा लेती हो, तो मुझे जानकर क्या फायदा? हेन बिफर पड़ती है, बिल्कुल सही कहा, मुझे अपना काम खुद ही करना चाहिए, अब आप प्लीज यहां से जाइए। मां कहती है, मैं ह्यून वू से मिले बिना नहीं जाऊंगी। हेन उन्हें रोकते हुए कहती है, हम दोनों को परेशान करना बंद करिए, वरना मैं आपके बेटे को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कभी नहीं भूलेगा। यहीं से साफ होता है कि हेन की मां को ह्यून वू से कुछ खास पसंद नहीं है। क्यों? ये हमें आगे पता चलेगा। उधर ह्यून वू यांग के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है। यांग मान जाता है कि वो उसका डिवोर्स अटॉर्नी बनेगा। जो होगा देखा जाएगा, मैं तेरी मदद करूंगा। ह्यून वू मुस्कुराता है, अब उसकी जरूरत नहीं, मेरे पास एक और रास्ता है। यांग हैरान होकर पूछता है, क्या रास्ता? ह्यून वू कहता है, यहां नहीं, पार्किंग में चल। दोनों कार पार्किंग में पहुंचते हैं और आसपास देखते हैं, कोई सुनने वाला नहीं था। फिर दोनों अपनी अपनी कार की विंडो से बाहर निकलते हैं। ह्यून वू यांग को बताता है, हेन को एक रेयर ब्रेन ट्यूमर है। यांग शॉक्ड हो जाता है, क्या? ह्यून वू आगे सब कुछ बताता है, मैं उसे डिवोर्स पेपर्स देने ही जा रहा था, लेकिन तभी उसने ये बात बताई, मैं भी यकीन नहीं कर पाया। फिर आज हम दोबारा डॉक्टर के पास गए और वही रिपोर्ट आई। देखो यार, एक तरह से ये तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ। पहले तो हेन बिना कुछ लिए तुम्हें डिवोर्स देने वाली थी, लेकिन अब सिर्फ 3 महीने बाद तुम पूरे क्वींस ग्रुप के ओनर बन सकते हो। पर ह्यून वू हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हें लगता है उसकी फैमिली इतनी भोली है कि मुझे ये सब कुछ दे देगी? ओनर बनना तो छोड़ो, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि शादी से पहले ही हेन ने अपनी विल में लिख दिया था कि मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ उसके फैमिली मेंबर्स को जाएगा। यांग थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, तो क्या हुआ? हम कोर्ट में केस कर सकते हैं ना?
ह्यूनवू थोड़ी देर शांत रहता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सच कहूं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इसलिए खुश हूं कि 3 महीने बाद इस फैमिली से आजादी मिल जाएगी। यांग थोड़ा गुस्से में आता है। तू ऐसा कैसे कह सकता है यार? 3 सालों में तूने जितना कुछ झेला है वो गॉड देख रहे थे, और शायद इसी वजह से गॉड ने तुझे ये 3 महीने दिए हैं ताकि तू खाली हाथ न जाए। अगर तूने इन 3 महीनों में हेन का दिल फिर से जीत लिया तो शायद वो अपनी विल बदल दे। जैसे 3 साल पहले उसे तुमसे प्यार हुआ था वैसे ही फिर से हो सकता है। ह्यूनवू हंसते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है तू? लगता है तुझे लग रहा है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी के लिए उससे प्यार का नाटक करूंगा। लेकिन ठीक अगले सीन में हम ह्यूनवू को देखते हैं जो हैन के लिए फूल लेकर आया होता है। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान होती है और वो प्यार से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हैन चौंक कर पूछती है, ये फूल क्यों लाए हो? ह्यूनवू हौले से जवाब देता है, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। हैन थोड़ा हैरानी से पूछती है, तो ह्यूनवू मुस्कुराकर कहता है, पहली एनिवर्सरी पर जब मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था तुम नाराज हो गई थी। कहाँ था? ये सब करने की जरूरत नहीं। फिर दूसरी एनिवर्सरी पर मैंने कुछ नहीं किया तो तुमने मुझसे और भी ज्यादा गुस्से में डांट लगाई थी कि कुछ किया क्यों नहीं। हैन हल्के गुस्से में कहती है, तुम मेरा मजाक बना रहे हो क्या? ह्यूनवू हंसते हुए कहता है, अगर मुझे मजाक बनाना होता तो फूल लेकर क्यों आता? हैन कहती है, हमारी शादीशुदा जिंदगी इतनी भी प्यारी नहीं थी कि तुम मुझे विश करने आओ। ह्यूनवू उसे देखते हुए कहता है, पर मैं मानता हूं कि हम आज भी चाहें तो इसे प्यारा बना सकते हैं, इसलिए हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ये कहकर वो फूल उसके हाथ में थमाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। हैन थोड़ी देर फूलों को देखती है, सोचती है अचानक इसे क्या हो गया। फिर वो फूल साइड में रखती है, लेकिन अगले ही पल कॉल करके एक प्यारा सा फ्लावर पॉट मंगवाती है और बड़े ध्यान से उन फूलों को उसमें सजाती है। इधर बटलर ग्रेस नौकरानी से पूछती है, क्या दोनों में झगड़ा शुरू हुआ? मेड जवाब देती है, झगड़ा नहीं मैडम, वो तो अब पहले से ज्यादा करीब दिखते हैं। अब घर का सीन। सुबह हैन नाश्ता कर रही होती है और ह्यूनवू डाइनिंग टेबल के एकदम सामने नहीं बल्कि आकर उसके पास बैठ जाता है। हैन थोड़ा हैरान होकर पूछती है, अचानक ये क्या हुआ? ह्यूनवू मुस्कुराकर कहता है, सोचा जब 2 ही लोग हैं तो दूर दूर बैठने का क्या फायदा। फिर वो ब्रेड का एक टुकड़ा तोड़ता है और उससे हार्ट शेप बनाता है। मेड्स भी हैरान होते हैं और हैन चुपचाप उसे देखती रह जाती है। कट टू ऑफिस सीन। ह्यूनवू एक मीटिंग में सबके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तभी हैन को खांसी आती है। ह्यूनवू तुरंत रुककर उसके पास चला जाता है। हैन कुछ कहे उससे पहले ही वो डॉक्टर को बुलाने को कह देता है। हैन उसे रोकती है, अरे नहीं, बस पानी पीने की वजह से ऐसा हुआ, कुछ नहीं हुआ। पूरी मीटिंग में सब ह्यूनवू को देख रहे होते हैं। बाद में एक डायरेक्टर सचल कहता है, कभी कभी मुझे ह्यूनवू के लिए बुरा लगता है। अगर आज वो हैन का ख्याल नहीं रखता तो बाद में हैन उसे डांटती। वो हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए उसे बुली करती है। मीटिंग के बाद हैन बाहर खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी ह्यूनवू आता है, चुपचाप अपना कोट उतारता है और उसके कंधों पर डाल देता है। फिर उसके चेहरे को छूकर कहता है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, और उसके हाथ पकड़कर अपने कोट की जेब में डाल देता है। हैन चुपचाप उसे देखती रह जाती है। उसकी सेक्रेटरी भी ये देखकर हैरान रह जाती है। ह्यूनवू ड्राइवर को कॉल करने को कहता है और दूर खड़ी हैन उसे देखती है और पहली बार उसकी आंखों में मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद जब कार आती है, ह्यूनवू उसके लिए दरवाजा खोलता है और अपना हाथ गेट पर रखकर उसे अंदर बैठने में मदद करता है। जैसे ही हैन और यन कमरे से बाहर निकलते हैं, सेक्रेटरी हैरानी से उन्हें जाते हुए देखती है। वो मन ही मन सोचती है, इन दोनों को क्या हो गया? इससे तो अच्छा होता थोड़ा बहस वहस ही कर लेते। घर के बाहर निकलते वक्त हैन कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। यन बोली, मैंने पहले ही कहा था, मेरे सामने ये ज्यादा दिखावे वाली एक्टिंग मत किया करो। हैन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मुझे तो दिखावा करना आता ही नहीं। यन थोड़ा चिढ़कर कहती है, अभी जो तुम कर रही थी उसे ही दिखावा कहते हैं मैडम, इसीलिए प्लीज अपना ये ड्रामा बंद करो। इतना कहकर वो चुप हो जाती है और ह्यूनवू से सॉरी कहती है। उधर ह्यूनवू की दीदी के सैलून में गॉसिप का माहौल गर्म हो चुका है। औरतें अब उनके रिलेशनशिप पर शक करने लगी थीं
क्योंकि शादी के बाद हेन एक बार भी ह्यूनवू के साथ उसके घर नहीं आई थी। ये सब सुनकर मिसन को तो गुस्सा आ ही गया। वो सीधे अपने मॉम डैड के पास गई और बोली, ह्यूनवू को हमें सीरियसली समझाना पड़ेगा। लेकिन मॉम ने बड़े शांत स्वर में कहा, अगर वो वाकई खुश नहीं है अपनी शादी में तो यकीनन उसने सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। इधर हेन के घर पर पूरा परिवार डिनर टेबल पर बैठा हुआ था, पर माहौल जरा टेंशन वाला था। हेन की मॉम सीधा उस पर केस करने की बात कर बैठती है। वजह, हेन ने उनके हिस्से की जमीन पर एक नया डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया था। हेन ने कहा, आपने ही तो परमिशन दी थी। मॉम बोली, वो तब दी थी, अब मेरी टीम को दिक्कत है तो केस करना पड़ेगा। हेन को गुस्सा आ गया। वो उठकर थोड़ा तेज बोलने लगी, लेकिन यन ने नोटिस किया कि उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जो उसकी बीमारी का एक साइड इफेक्ट था। इसीलिए यन ने हेन का हाथ थामा और बोला, मैं आपके लॉयर से बात करके सब सुलझा दूंगा। अभी आप अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं, चलिए हम निकलते हैं। लिफ्ट में यन ने कहा, तुम चाहती थी कि अपनी बीमारी के बारे में अपनी फैमिली को ना बताओ, लेकिन आज शायद उन्हें शक हो गया होगा क्योंकि तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। हेन बोली, मुझे पता है मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था और मैं आमतौर पर ऐसा बिहेव नहीं करती, लेकिन आज तुमने भी तो कुछ अलग किया ना। तुमने मेरी मॉम की बात काटी, मेरा साथ दिया, इतने टाइम बाद मेरी आंखों में उस तरह से देखा जैसे पहले कभी नहीं देखा। इतना कहकर वो यन का हाथ झटक देती है और आगे कहती है, अब सबसे पहले शक तुम पर ही जाएगा, इसलिए जैसा पहले करते थे वैसा ही करो। चुपचाप आओ, खाना खाओ और निकल जाओ, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। और इसी के साथ पार्ट 5 यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में।